गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की इस क्लास में आप सबका स्टूडेंट का स्वागत है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है अपना चेंजेस एट वर्क, रेजिस्टेंस टू चेंज, अप्रोचेज और मॉडल्स। सबसे पहले समझते हैं टॉपिक क्या है। चेंज मैनेजमेंट। चेंज क्या है? चेंज का मतलब होता है ऑल्टरेशन। जो भी चीज़ प्रेजेंट में चल रही है, यदि आप उसमें कुछ ऑल्टर करते हैं, उसकी कंडीशन को चेंज करते हैं, उसको कहा जा रहा है चेंज। तो कई जो स्टेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके लिए ज़रूरी है कि यदि वो स्टेबिलिटी चाहती हैं तो उनको कुछ चीज़ों में चेंज ज़रूरी होते हैं। चाहे वो इकोनॉमिक दृष्टिकोण से देखा जाए या सोशल एनवायरनमेंट की तरफ से, हमें कई बार अपने लिए चेंजेस को अडॉप्ट करना पड़ता है। यदि हम मैनेजमेंट की बात करें, जो मैनेजमेंट होता है हमेशा वो आउटसाइड या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर नज़र रखता है, जिससे वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज करता रहता है। तो चेंज जो है इनएविटेबल है उन ऑर्गेनाइजेशन। यदि हम टुडेज़ वर्ल्ड की बात करें, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है कई बार इस चेंजिंग फ्रीक्वेंटली एनवायरनमेंट को अपनी पॉलिसीज़ और प्लानिंग में बार बार चेंजेस को अडॉप्ट करते रहते हैं, चाहे वो सिचुएशन डू और डाई की क्यों ना हो, और उनके पास कोई थर्ड अल्टरनेटिव नहीं होता तो उनको चेंज अडॉप्ट करना पड़ता है। तो ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं उन्होंने क्या सीखा? उन्होंने सीखा है कि ये बात लर्न कर ली कि चेंजेस इज़ वेरी मच रिक्वायरमेंट इन प्रेजेंट सिनारियो फॉर द स्टेबिलिटी। ये ज़रूरी माना जा रहा है। तो कुछ ऐसे मेजर फोर्सेस होते हैं जिसकी वजह से आपको जो चेंजेस हैं वो आपकी डिज़ायरेबल नहीं है, वो आपके लिए नेसेसरी माना जा रहा है। जैसे पर टेक्नोलॉजिकल चेंज, इकोनॉमिकल चेंज, पॉलिटिकल चेंजेस, ये आपकी डिज़ायर के हिसाब से नहीं चलेंगे, ये सिचुएशन बेस्ड है। और अगर ये होंगे तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन चेंज करना ही पड़ेगा, जो हमने बिजनेस एनवायरनमेंट के पेस्टल में पढ़ा था। यदि हम सिंपली देखा जाए कि चेंज का मतलब हम यहाँ देख रहे हैं ऑल्ट्रेशन। तो ऑल्ट्रेशन क्या है? ओवरऑल हमारे थोड़े बहुत एनवायरनमेंट में अगर हम चेंजेस को देखते हैं। यदि हम ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम की बात करें, कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं जिसकी वजह से चेंजेस फ्रीक्वेंटली करने पड़ते हैं। तो चेंजेस क्या है? एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं सिंपली मॉडिफिकेशन। कोई हमारे स्ट्रक्चर के अंदर हम कुछ मॉडिफिकेशन कर दें, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, बात की बात है, बट हम कुछ इस चीज़ को मॉडिफाइड कर रहे हैं क्योंकि एनवायरनमेंट हमें इस बात के लिए प्रेशराइज कर रहा है। कई सारे फैक्टर्स भी होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, जैसे हमने देखे, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शनिंग को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो यदि कोई ऐसा चेंज है जिसकी वजह से आप इस फैक्टर्स को अफेक्ट होने से बचा सकते हैं तो आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले आते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस कौन से हैं? जैसे आपका फर्स्ट आता है टेक्नोलॉजी। वैन देयर इज़ अ चेंज इन टेक्नोलॉजी, एक टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट में, और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना उनके लिए मजबूरी है कि उनको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन इस बात पे फोकस करती है कि कम से कम कॉस्ट पे हम क्या करें, अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा अपग्रेड कर लें बाय चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे उनको अपनी न्यू टेक्नोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा। फिर आता है मार्केटिंग कंडीशन। हर ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट तो करना ही है आउटपुट एनवायरनमेंट से। ऐसे ही कई बार उनको मार्केट में कंपटीशन फेस करना पड़ता है। तो ये जो फोर्सेस हैं, या तो ये आपकी पोजीशन पे इफ़ेक्ट डालेंगे। अदर ऑर्गेनाइजेशन सप्लाई द सेम प्रोडक्ट, मान लीजिए अदर कोई दूसरी कंपनी है जो सेम प्रोडक्ट को सप्लाई कर रही है, बट बायर जो है वो आपके प्रोडक्ट को बाय करना नहीं चाह रहे। तो यदि आप यहाँ पे कोई चेंजेस देख रही हैं तो क्या देख रही है कि मार्केट में कोई ना कोई चेंजेस आया है। ऐसे ही मान लीजिए इंडियन जो इकोनॉमी है वह लिबरलाइज्ड है, और वहाँ पे कई सारी मैनी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इंडियन मार्केट में आना चाहती हैं। तो ये फोर्स क्या कर रही है? हमें ये बता रही है कि जो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है उनको अगर मार्केट में अपने आप को स्टैंड रखना है, कंपटीशन करना है, रखना है, आप चाहते हैं कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को खरीदे, तो आपको भी उस फॉरेन कंपनीज की तरह अपने आप को चेंजेस लाना पड़ेगा। देन आएगा सोशल चेंजेस। सोशल चेंजेस जो होते हैं वो पीपल की एस्पिरेशन को समझाते हैं, उनकी नीड को समझाते हैं, उनकी वर्किंग ऑफ स्टाइल को समझाते हैं। सोशल चेंजेस जो होते हैं वो कई बार कब होते हैं? जब कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जैसे एजुकेशन, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण जिसे हम लोग कहते हैं, या आपको लग रहा है कि फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी है, या इंटरनेशनल इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर पड़ने वाला है जिसकी वजह से आपके पास न्यू सोर्सेज या इन्फॉर्मेशन डेवलप हो सकती है। तो ये जो सोसाइटियल चेंजेस हैं, जो सोशल चेंजेस हैं, ये लोगों के बिहेवियर को इफ़ेक्ट डाल देते हैं। तो इस इफ़ेक्ट को मैचअप करने के लिए भी आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने ज़रूरी है।
देन आता है पॉलिटिकल और लीगल। पॉलिटिकल लीगल फैक्टर्स को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके बिजनेस जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा है वो या जो मेथोडोलॉजी यूज़ कर रहा है वो किसी गोल्स को अचीव करने के लिए कर रहे हैं। तो उन गोल्स को डायरेक्शन कौन दे रही है? वो पॉलिसी मेकिंग, यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ और लीगल जो है। तो यदि मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी सरकार चेंज हो जाती है तो वो बिज़नेस के लिए नई पॉलिसीज़ फ्रेम करने के लिए ऑर्डर निकालती है, नए लॉज चेंज हो जाते हैं, तो वो भी आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करने पड़ेंगे? अडॉप्ट करने पड़ेंगे। ऐसे ही कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं। तो हम ये सिर्फ यही नहीं कह सकते कि एक्सटर्नल फैक्टर है वही हमें चेंजेस के लिए प्रेशराइज करते हैं, नहीं। इंटरनल भी कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करने के लिए प्रेशराइज कर सकते हैं। तो जैसे मैनेजरियल पर्सनल्स में में डेफिशिएंसी होना, या ऑर्गेनाइजेशन की प्रैक्टिसेस, या वो जो प्लानिंग कंप्लीट करती है, जो एक्टिविटीज़ कर रही है, उसमें कहीं लूप होल होना। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल में कुछ चेंजेस करने पड़े। जैसे मान लीजिए मैंने कहा पहला पॉइंट मैनेजरियल पर्सनल्स। एनवायरमेंटल चेंजेस के अलावा क्या है, जैसे मान लीजिए ओल्ड मैनेजर्स हैं, कोई जो लोग थोड़े बहुत पुराने हैं या वो हैं, अगर आप चाहते हैं कि आज के हिसाब से हमें अपनी सोच रखनी है तो आपको न्यू मैनेजर्स को लाना पड़ेगा। ओल्ड मैनेजर्स मान लीजिए रिटायर होने के करीब आ गए हैं, तो आपको या उनका प्रमोशन हुए है या ट्रांसफ़र हो चुका है या वो क्विट कर जा रहे हैं, तो आपको हर कंडीशन में न्यू मैनेजर्स को तो रिक्रूट करना ही पड़ेगा। तो ये जब नया मैनेजर आएगा तो वो क्या करेगा? अपनी न्यू स्टाइल लेके आएगा, न्यू लीडरशिप लेके आएगा, नई सोच लेके आएगा। तो उस प्रकार से भी हमें कुछ चेंजेस को करना ही पड़ेगा। ऐसे ही डेफिशिएंसी इन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, समटाइम्स चेंजेस आर नेसेसरी। कब ज़रूरी है हमें चेंजेस करना? यानी कि हमें लगता है कि हमारे यहाँ पे कहीं कोई डेफिशिएंसी है, तो ये जो डेफिशिएंसीज हैं ये अनमैनेजेबल स्पेन ऑफ मैनेजमेंट हो सकता है। आपके यहाँ पे बहुत सारे हायरार्कियल लेवल हैं, इसकी वजह से हो सकता है। कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से भी आपके यहाँ डेफिशिएंसी हो सकती है। डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, ये भी एक वजह हो सकती है। कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा बैरियर्स हैं, इसकी वजह से भी आपकी यहाँ डेफिशिएंसी हो सकती है। कमिटीज़ बहुत सारी है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है आपके यहाँ पॉलिसी लेने की, कॉपरेशन कोई नहीं करना चाहता, लाइन और स्टाफ के बीच में कहीं कोई कॉपरेशन नहीं है। इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपकी डेफिशिएंसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही नेचर ऑफ द वर्कफोर्स, ये टाइम से रिलेट करता है। हर एक पर्सन के खुद के वैल्यूज़ होते हैं, हर जनरेशन अपने हिसाब से काम करना चाहती है। वर्कर्स हु आर इन द एज ग्रुप ऑफ 50+, जो 50 साल से ज़्यादा हैं, वो आपके एम्प्लॉयर्स के लिए तो लॉयल है, बट वो वर्किंग आवर्स इतना ज़्यादा नहीं दे सकते ड्यू टू सम फिजिकल बैरियर। ऐसे ही जो यंगर जनरेशन होती है वो लॉयल किसके लिए है? अपने कैरियर के लिए। वो काम तो पूरा कर लेगी, पर अगर उनको कहीं और दिखेगा अपॉर्चुनिटी तो वो तुरंत उसकी तरफ क्या करेगी? स्विच कर जाती है। तो ये डिफरेंट वर्क फोर्स की वजह से भी आपको चेंजेस की रिक्वायरमेंट रहती है। ऐसे ही टू अवॉइड द डेवलपिंग इनर्शिया, कई केसेस में क्या देखा गया, जो ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस कब हो पा रहे हैं? जब आप अपने यहाँ पे चीज़ों को रिजिड रखते हैं, इनफ्लेक्सिबल है। एक कॉन्शियस मैनेजर जो है वो इस बात पर नज़र रखता है कि चीज़ें तुरंत होनी चाहिए, परिवर्तनशील होनी चाहिए। कोई एक सिंगल मेथड किसी एक प्रॉब्लम के लिए तो बेस्ट हो सकता है, पर हर प्रॉब्लम के लिए वही मेथड बेस्ट है ये ज़रूरी नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप डिफरेंट मेथोलॉजी को भी अडॉप्ट करते रहें। यदि हम अप्रोचेस की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मैनेजर जो होते हैं उनको सिस्टमेटिकली और लॉजिकली इस चेंजेस को सोचना पड़ता है। कई ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस जो होते हैं वो प्लानिंग के साथ किए जाते हैं। प्लानिंग के अंदर वो डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन का बहुत ख्याल रखते हैं। तो क्योंकि चेंज का जो रिएक्शन होता है वो ऑर्गेनाइजेशन पे अनएक्सपेक्टेड देखा जाता है। तो एक्सटर्नल फोर्सेस जो होते हैं वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कई बार चीज़ों को लोग समझ नहीं पाते, और इसकी वजह से रिएक्शन जो होते हैं वो काफ़ी रेजिस्ट हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, और लोगों को कुछ चेंजेस पसंद नहीं आते। तो यदि आप प्लानिंग के साथ चीज़ों को करते हैं तो आपके जो लोग हैं वो चीज़ को समझ पाते हैं। जो मैनेजर्स हैं जो पीछे बैठे हैं आपकी तरफ,
है ना, उनको इन चेंजेस के अंदर स्टैंड बाय लेना पड़ता है, आगे आके स्टैंड लेना पड़ता है। और वो उनको लगता है कि अगर हम समय की ज़्यादा बर्बादी करना नहीं चाहते, हमें पैसे की बर्बादी नहीं करनी है और हमें लास्ट मिनट सॉल्यूशन ना लेना पड़े, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक अप्रोच को लेके चलें। तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव अप्रोच तो वही है जहाँ पे आप अपनी जो चेंजेस हैं उनको प्लानिंग के साथ इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करें। यदि हम मॉडल की बात करते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल हम नेक्स्ट लेक्चर की में बात करेंगे। इसमें कुछ स्टेप्स भी सिखाए जाएंगे जो कि आपकी चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वो मॉडल हमने देखा कि सबसे पहले हमें देखना है रिकॉग्नाइज नीड फॉर चेंज, कैसे हमें अपने गोल्स को, क्या हमें चेंज करना है, उसको गोल्स को सेट करना है। देन हमें हर चीज़ का डायग्नोस करना है, इंटरवेंशन देखनी, कौन सा चेंज हमारे लिए ज़रूरी है, प्लानिंग करनी है इम्प्लीमेंटेशन के लिए। जब प्लानिंग कंप्लीट हो जाए तो फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, और इम्प्लीमेंट करने के बाद बार बार उसको इवेल्युएट करना है। अब इसको हम डेप्थ में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या होता है ये। नीड फॉर चेंज, सबसे पहला पॉइंट। इस मॉडल के अनुसार हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई मार्केटिंग मैनेजर है जिसको लगता है कि चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, अब नीड है ना, तो यहाँ पे उसको नज़र आता है कि न्यू मार्केट में कुछ पोटेंशियल है, या कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स के बारे में हमें इंडिकेशन दे रहे हैं कि अब मार्केट में कुछ चीज़ें चेंज होने वाली हैं या कुछ प्रेफरेंसेस चेंज होने वाली हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करना है कि हमें पहले ये समझना पड़ेगा, हमें इंडिकेशन और हिंट्स को भी समझना पड़ेगा कि कहाँ पे चेंजेस की रिक्वायरमेंट हो रही है। देन एस्टेब्लिश द गोल। यहाँ पे क्या करना है कि जो मैनेजर है उनको स्पेसिफाई करना है किसके लिए, कि हमें किस चीज़ को अकम्प्लिश करने के लिए चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। तो गोल्स कैन बी सेट टू मेंटेन और इंक्रीज द मार्केट स्टैंडिंग। यदि आप उनको कहते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव वो क्या है, मार्केट में टिके रहना, स्टेबल रहना, तभी हम न्यू मार्केट में जा पाएंगे। या हम अपने एम्प्लॉयज़ के मोरल को बूस्ट करना चाहते हैं, या हमें टर्नओवर को रिड्यूस करना है, या हमें स्ट्राइक या कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन को रिड्यूस करना है, अपने हमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं। तो फर्स्ट हमें क्या है, अपने गोल्स को भी इस्टेब्लिश करना है कि आप ये चेंज करके करेंगे क्या। देन अगले नेक्स्ट स्टेप में क्या है, डायग्नोस करना है। इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। कई फैक्टर्स की वजह से, चाहे वो कम सैलरी हो, पुअर वर्किंग कंडीशन हो, चाहे पुअर सुपरविज़न हो, चाहे जॉब मार्केट ख़राब हो रहा हो, या जॉब डिससेटिस्फैक्शन ज़्यादा हो, टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग छोड़ के जा रहे हैं आपकी कंपनी को, तो हमें पहले प्रॉब्लम को डायग्नोस करना पड़ेगा कि कहाँ हमें चेंजेस के लिए ज़रूरी स्टेप या मार्क लगाना है। देन द सेलेक्ट चेंज इंटरवेंशन। अब आपको समझ में आ गया कि प्रॉब्लम क्या है, कारण क्या है, ये भी आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है कि आपको क्या चेंज करना है, इसके लिए आपको एक मीटिंग मतलब आपको एक डिसीज़न तो लेना पड़ेगा ना कि हमें क्या चेंज करना है। मान लीजिए आपको लगता है कि कम सैलरी की वजह से लोग, आपकी एम्प्लॉयज़ जो हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप उनको नया रिवॉर्ड सिस्टम दे सकते हैं। आपको लगता है कि सुपरविज़न पुअर है, तो क्या आप इंटरपर्सनल स्किल्स को और ट्रेनिंग को, अगर आप सुपरवाइज़र को ट्रेनिंग दें तो क्या ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। तो यानी कि अब आपको देखना है कि कौन से चेंज को आपको करना चाहिए। अब आपने देख लिया कि हमें क्या करना है। जैसे मैंने कहा कि अगर एम्प्लॉय नौकरी छोड़ रहे हैं तो हमें मान लीजिए रिवॉर्ड सिस्टम डालना है, तो अब हमें इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट क्या है कि इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें देखना है कि इसकी ओवरऑल कॉस्ट पे क्या फ़र्क पड़ा आएगा, चेंज हम करेंगे कैसे, ऑर्गेनाइजेशन के अदर एरियाज़ पे इस पर क्या इफ़ेक्ट होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर इम्प्लीमेंट करने से पहले प्लानिंग कर लेनी है। देन आता है इम्प्लीमेंट द चेंज। तो जो भी आपने सोचा है कि हमें अपना नया रिवॉर्ड सिस्टम लाना है या हमें सुपरवाइज़र को ट्रेनिंग देनी है, अब उसको आप इम्प्लीमेंट करिए। उसको आप जितनी जल्दी हो सकती है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। देन आता है इवेल्युएट। फाइनली जब आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो मैनेजर को ये वेरीफाई करते रहना चाहिए कि क्या हम अपने गोल्स को अचीव कर पा रहे हैं आफ्टर यूजिंग दिस इम्प्लीमेंटेशन, या हम रिज़ल्ट से अभी अचीव नहीं कर पा रहे। तो जो भी कंडीशन है उसके लिए हमें इवैल्यूएशन करते रहना पड़ेगा हर सिचुएशन पे। तो आई होप बच्चों कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।